नाजरीन, सबसे पहले तो अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है बैरिस्टर सलमान सफदर से। सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील हैं। इन्होंने साइफर समेत इमरान खान साहब के तकरीबन तमाम मुकदमात लड़े हैं। लगभग 300 मुकदमात में ये इमरान खान साहब की वकालत कर चुके हैं, इनके वकाल। और सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन ये मुलाकात उनकी इमरान खान साहब के वकील के तौर पे नहीं हुई, बल्कि ये मुलाकात उनकी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म के मुताबिक, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। सलमान सफदर जाएं और इमरान खान साहब से जेल में उनकी हालत के बारे में तहरीरी रिपोर्ट दें। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब को दस्तयाब सहूलियात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये जनाब हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कब दिया? देखें, बड़ा लंबा अरसा हो गया इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 8 फरवरी के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात थे हुकूमत के, अगली 8 फरवरी को फिर होंगे, उससे अगली 8 फरवरी को फिर होंगे। जब तक ये हुकूमत रहेगी इनको ये प्रॉब्लम रहेंगे। और ये असल में जो तहफ्फुज़ात है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के होते हैं और उन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी क्यों? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक वफ्द आकर मिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और एन उसी दिन जो है इमरान खान साहब के मुकदमात लगा दिए गए। ना सिर्फ उजलत में मुकदमात लगा दिए गए, बल्कि फिर मुलाकात की जब दरखास्त आई, और क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा है वो ऐसा मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का मामला है, और क्रेडिबिलिटी अभी तो बची नहीं है। लेकिन चले जो भी है, ये मामला जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है वो तो कोई दुश्मन भी ना करता। लेकिन चले, इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए मुकर्रर किया गया अदालत की जानिब से एक नुमाइंदा, और ये इमरान खान के वकील से ज्यादा उनका किरदार ये था कि अदालत के फ्रेंड के तौर पे वो गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही है। और वो बाहर आए तो सहाफी वहां पे खड़े थे, सहाफियों को देखकर वो रुक गए। उन्होंने कहा, जी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके पास से गुजर जाता, लेकिन मैं आपको कोई खबर नहीं दे सकता। सहाफी पूछते रहे कि इमरान खान की सेहत के बारे में बताएं, बाकी चीजों के बारे में बताएं, आपकी कितनी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, तो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको यह हुक्म दिया गया था कि आपने अदालत को रिपोर्ट जमा करवानी है। अब अगर वो बाहर बताते आकर तो एक नया रोला पड़ जाता, जनाब बातें बाहर निकल आई हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर ही मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सारे ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। अब इस पे इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स जमा करवाए हैं। एक तो उनकी बहन ने ये कहा, जी बैरिस्टर सलमान सफदर ने हमें सिर्फ इतना बताया कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि सारी नजरें उन्हीं की तरफ थी और ये इमरान खान साहब का हक है कि उन्हें इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस ने हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, जी हमें तो इजाजत नहीं मिली मुलाकात करने की, हालांकि अदालत की तरफ से बाकायदा अहकामात है कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाए और हमारा कानूनी हक है, लेकिन हमें भी नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान साहब के वकला को भी नहीं मिलने दिया गया। लेकिन अदालती मुआवन की कैपेसिटी में सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई, चलो अच्छा है। और खुशी की बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने 3 घंटे में बहुत ठीक ठाक बातें की होंगी। ये बातें छुपी तो नहीं रहेगी, किसी ना किसी तरह से बातें बाहर आ ही जाएंगी, क्योंकि जब इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं तो फिर एक बंदा नहीं होता, और लोग भी होते हैं, नजरें रख के बैठे होते हैं, और फिर खबरें बाहर भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सलमान सफदर नहीं सुना जो इमरान खान साहब ने कहा, वो और भी कान हैं जो ये बातें सुनते हैं, और वो फिर कानों से बातें बाहर आ भी जाती हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ये बड़ी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। बहरहाल कंटेनर तैयार हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। ये है जी डेवलपमेंट। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक कंटेनर तैयार हुआ है। इस कंटेनर के बाहर वाली साइड पे लिखा हुआ है आजादी या मौत। और ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कही थी कि या तो हमें मौत या हमें आजादी। और जब तक आप ये नजरिया नहीं अपना लेते तब तक आप हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सकते। अब ये कंटेनर जाएगा कहां पे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जगहों के, और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफी एक तहरीक चला दी है। कराची जब वो गए तो वहां पे कराची से हैदराबाद तक जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया, कमाल हो गया। अभी उन्होंने बलूचिस्तान भी जाने का कहा हुआ है, और इससे पहले वो पंजाब में भी आ चुके हैं। तो ये सुहेल अफरीदी जो है वो काफी तहरीक को गर्म कर रहे हैं। अब ये कंटेनर तैयार किया गया है इसलिए कि ये चंद नौजवान गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी रहते हैं,
لوگ چاروں طرف سے ان کو چھو سکتے ہیں اور بڑے ملٹیپل سیکیورٹی ایشوز ہیں اور یہ رپورٹیں بھی موجود ہیں کہ انہیں اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سہیل آفریدی کو یہ تحریک بھی چلانی ہے. تو پھر اب ایک کنٹینر تیار کر لیا گیا ہے. یہ کنٹینر آپ کو آنے والے دنوں میں گھومتا ہوا نظر آئے گا اور کس وقت یہ کنٹینر اسلام آباد کا رخ کر لیتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مرتبہ یہ زبردستی اسلام آباد گھسنے والے نہیں ہیں. جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی دو آپشن ہے نا جن کے اوپر یہ لوگ غور کر رہے ہیں, ان میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایسے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے جو لمبی ڈیوٹی دے سکے. اگر کسی جگہ پہ وفاقی حکومت پولیس کے ذریعے سے, اداروں کے ذریعے سے کچھ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے اور آگے نہیں جانے دیتی تو ٹھیک ہے, جہاں وہ روک لیں وہیں رک جاؤ اور وہیں پہ بیٹھ جاؤ اور لڑائی کیے بغیر وہاں پہ بیٹھ کے اعصاب کا امتحان لیا جائے اداروں کے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ملک بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, ہم آ رہے ہیں, جہاں پہ آپ رکاوٹ ڈالیں گے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے. اب وہاں سے آ کر اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو پولیس کی کیپیسٹی یا کسی ادارے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اگر لاکھوں لوگ بیٹھے تو آپ ادھر سے آئیں اور آ کر بندے اٹھا کے لے جائیں. یہ نہیں ہوتا. وہ یہی ہوتا ہے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ قابو آ جاتے ہیں. اب جب لوگوں نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے انہوں نے بھی وہیں بیٹھ جانا ہے. تو یہ ایک نئی طرح کا احتجاج ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اور بھی دیگر آپشن ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے. پورا ملک بند کرنے کی بھی آپشن ہے اور اسٹریٹ موومنٹ کا جو مرحلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ ابھی جاری ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا نیکسٹ جو حکم ہے وہ ابھی تک آیا نہیں. پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہنا ہے یا کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کل میں آپ کو بڑی اہم اطلاعات مل جائیں. تو ایک طرف تو یہ کنٹینر تیار ہو گیا اور ایک طرف جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, فوج کے ترجمان, وہ اداروں میں خفیہ دورے کرتے ہیں, تعلیمی اداروں میں. خفیہ دورے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ چھپ چھپا کے جاتے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں پہلے کہ وہ جا رہے ہیں. اچانک سے پتا چلتا ہے فلاں جگہ پہ چلے گئے ہیں, پھر وہاں کیمرے بھی نہیں ہوتے, نوجوانوں کے موبائل فون رکھوا لیے جاتے ہیں, انہیں یرغمال بنا کے ایک طرح سے اندر رکھا جاتا ہے, پھر سوالات بھی فراہم کیے جاتے ہیں کہ یہ سوالات پوچھنے ہیں. باقاعدہ بڑے سخت انوائرمنٹ کے اندر ہارڈ سٹیٹ بنا کے کسی ہال کو, وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر جاتے ہیں, بےچارے سوال بھی نہیں کر سکتے, نوجوان ڈرے ہوتے ہیں, ایسا ہاسٹائل قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر بڑی محنت کرتے ہیں. وہ 10 دورے کریں تو ان کو وہ کامیابی نہیں ملتی جو سہیل آفریدی ایک یونیورسٹی کا دورہ کرتا ہے اور وہ سارا بیانیہ اڑا کر رکھ دیتا ہے. ابھی سہیل آفریدی جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کے دورے بھی کر رہے ہیں, مختلف یونیورسٹیز میں جا کے طلباء سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. انہوں نے آج بھی کچھ بیانات دیے ہیں سہیل آفریدی نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بہترین دماغ ہیں اگر وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے تو یہاں تو پھر باقی بٹواری رہ جائیں گے. یہ مریم نواز کی بات کو انہوں نے جواب دیا. میں اپنی ذات کے لیے کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گا, لیکن جہاں جہاں میرے صوبے کی بات آئے گی, کوئی شخص چاہے مجھے کتنا ہی ناپسند ہو, میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھوں گا بھی لیول پر. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے کچھ منوا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. ابھی ان کی شاید محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے, کور کمانڈر بھی وہاں پہ موجود تھا. تو اس ملاقات میں یہ طے ہوا کہ جو پشاور کے اندر پی ایس ایل ہے اس کے میچز بھی جائیں گے اور کچھ اور چیزیں بھی وہاں پہ طے ہوئی. محسن نقوی کی میرے خیال میں وزارت داخلہ سے زیادہ توجہ پی سی بی کے معاملات پہ ہی رہتی ہے اور وہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. وزارت داخلہ تو انہیں میرے خیال میں عاصم منیر صاحب نے توفتاً دی ہوئی ہے اور کوئی محسن نقوی کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا. وہ سب سے طاقتور وزیر ہے, وزیر اعظم بھی بیچارہ اس سے بات کرتا ہوا ڈرتا رہتا ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی کا تعلق جو ہے وہ عاصم منیر سے ہے اور عاصم منیر سے تعلق کی بنیاد پہ وہ پوری کابینہ کا ہیڈ بن کے بیٹھا ہوا, کوئی اس کو سوال جواب بھی نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. یہاں پہ جرنیل جو طاقت میں آ جاتے ہیں نا, وہ اپنی مرضی کے بندے لا کر بٹھاتے ہیں اور یہی چیزیں سیاستدان بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نواز شریف کا بڑا داماد ہے علی ڈار, یہ اسحاق ڈار کا بیٹا ہے. نواز شریف صاحب کی ایک صاحبزادی کی شادی کہیں سعودی عرب کے کسی شاہی خاندان میں ہوئی تھی, لیکن بعد میں وہ شادی ختم ہو گئی اور پھر علی ڈار صاحب سے شاید غالباً یہ وہی خاتون ہے, ان کی بیٹی, ان کی چلے نجی معاملہ ہے. اب وہ علی ڈار صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بڑے داماد ہیں اور اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں اور مریم نواز کے بہنوئی ہیں. اب ان کو مریم نواز نے لگا دیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اپنا مشیر پنجاب گورنمنٹ میں. اندازہ کریں آپ, یہ انڈا ونڈے ریڑیاں مڑ مڑ اپنے آنوں, یعنی یہ جو بھی بانٹتے ہیں نا آپس میں, کوئی بے روزگار رہ نہ جائے ان کے گھر کے اندر. جیسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے جرنیل ہر جگہ فٹ کرتی ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد, یہ شریف خاندان اپنی فیملی فٹ کرتا ہے ہر جگہ پہ. وہ دیکھیں نا کہیں سے آپ شروع ہو جائیں, عابد شیر علی سینیٹر بنوا دیو, رشتہ دار ہے, کلثوم نواز کے رشتہ دار ہیں, وہ بھی سارے سیاست کے اندر ہیں, نواز شریف کے رشتہ دار ہیں, وہ سارے سیاست, سارے ایڈجسٹ کیے ہوئے, کوئی ادھر کوئی ادھر. ابھی یہ ایڈجسٹ کر دیا, ایک اور اسحاق ڈار کا بیٹا بھی, اسحاق ڈار خود بھی ایڈجسٹ ہوا ہے, حمزہ شہباز کو ایڈجسٹ کیا, مریم نواز کو ایڈجسٹ کیا,
शहबाज शरीफ खुद वजीर आजम पाकिस्तान, नवाज शरीफ हर चीज का इंचार्ज, मौजा ही मौजा। अभी इन्होंने कैप्टन सफदर के बेटे को भी एडजस्ट करना है, कैप्टन सफदर भी एडजस्टेड है। तो ये जनाब पूरा का पूरा टब्बर जो है ना वो एक साथ इक्तदार में आता है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अच्छा इसमें शहबाज शरीफ ने ना $1 अरब का इसका बजट भी रख दिया है। शहबाज शरीफ ने $1 अरब का इसका बजट रखा कि 2030 तक हमने इस पे खर्च कर दिया। और साथ ही नवाज शरीफ का दामाद अली डार मरियम नवाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुशीर लग गया। तो ये जनाब जो देते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को ही देते हैं, किसी और को कुछ नहीं देते। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से नादरीन खबर है, और ये अफसोसनाक खबर है, वो मैं आपको बाद में देता हूं, लेकिन क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही थी तो सुहेल अफरीदी को 2 दिन में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये अब्बास शाह है, इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज, उन्होंने हुक्म दे दिया। मामला क्या है? रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस क्या था? सुहेल अफरीदी ने बताया था, और ये इससे पहले खबरें चल चुकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग जानते हैं, वादी तीरा में, सराउंडिंग में, वजीरिस्तान में लोग जानते हैं। वो ये कहते हैं कि जहां पे मसाजिद या मदारस थे उनके अंदर फौज चली गई और उन्होंने जाके वहां पे कंट्रोल कर दिया। अब ये वहां अंदर गए तो ये जूतों समेत भी अंदर चले गए, ये भी शिकायत वहां पे मकामी लोगों ने की, सुहेल अफरीदी ने वही बात की। और फिर कुत्ता अंदर जाने के मामले के ऊपर जब लोगों ने तहफ्फुजात का इजहार किया तो इस पे लोगों को ये कहा गया कि तुम और ये कुत्ता एक बराबर हो। ये बात सुहेल अफरीदी ने कर दी थी। उसके बाद सुहेल अफरीदी के ऊपर मुकदमा हो गया और अब जज साहब कहते हैं जनाब 2 दिन के अंदर इसको लाकर पेश करो। अब मामला क्या है? मामला यह है कि सुहेल अफरीदी ने क्लेम किया कि आम शहरियों को कुत्ता कहा गया वहां पे मौजूद फौजी अफसर की जानिब से। इस पे मुकदमा हो गया। ओ भाई ये कुत्ता तो DGISPR ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टीवी के ऊपर कह दिया है पूरी दुनिया के सामने। ये जो कुत्ते का लकब है ये DGISPR ने, गाली वाला लफ्ज है, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन DGISPR ने यही लफ्ज, यानी वो तो छुप छुपा के बात हुई थी ना कि जनाब किसी जगह पे ये बात हुई, एक बंदे ने सुनी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, वो करते कराते बात का बतंगड़ भी बन जाता है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो फैक्ट बताया वो बहुत सारे और लोग भी कहते हैं। अब जाके वहां पे आप बजाय इंक्वायरी करने के आपने मुकदमा कर दिया, उसके ऊपर कहते हैं गिरफ्तार करके पेश करो, इदारों के खिलाफ बोलता है, साख को नुकसान पहुंचाता है। तो DGISPR ने जब कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया तो किसके लिए किया? और क्या उनका यह लफ्ज इस्तेमाल करने से इदारे की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? अगर किसी और ने यह बता दिया कि उन्होंने यह लफ्ज इस्तेमाल किया तो इदारे की साख को नुकसान पहुंच गया। ये बहुत हैरत होती है मुझे कि ये पाकिस्तान की अदालतें भी बात को समझती नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है नादरीन, वो बीमार है। और ये बात फलक जावेद साहिबा आई थी अदालत में पेशी पर, उन्होंने ये बात बताई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 2 मरतबा अस्पताल ले जाना था लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। वो कैंसर सर्वाइवर है और यास्मीन राशिद साहिबा के साथ ये जुल्म, ये अब देखें भुगतना पड़ेगा नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ की शक्ल पे नजर आ रहा है, जो नवाज शरीफ मैंने देखा चंद दिन पहले, मुझे वाकई तकलीफ हुई कि यार ये क्या बना के रख दिया इस आदमी का। 2 साल पहले जब बरतानिया से नवाज शरीफ आया था वो मुख्तलिफ था, वो ठीक था, उसके चेहरे पे फिर भी थोड़ी सी रौनक थी। ये नवाज शरीफ तो एक इबरत का निशान बना हुआ है। इक्तदार होने के बावजूद क्या शक्ल, क्या हालत बनी हुई थी मियां साहब की, और किस तरह का अजीबोगरीब, ऐसा लग रहा था ब्रांड का एक इश्तिहार बना के भेज दिया है। और लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं वो बातें करना भी नहीं चाहता, लेकिन मियां साहब को खुद अपनी हालत पे रहम करना चाहिए। नादरीन, फैसल वाडा ने एक मरतबा फिर धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। फैसल वाडा हमेशा तब धमकियां लगाता है जब एस्टेब्लिशमेंट ने कोई नई कार्रवाई डालनी होती है। ये आ जाता है और आके धमकियां लगाना शुरू कर देता है। एस्टेब्लिशमेंट ने नई कार्रवाई कौन सी डालनी है, जरा गौर कीजिएगा। नंबर 1 तो यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों पे इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं दहशतगर्दी को रोकने में। लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, फेडरल कैपिटल में इतना बड़ा हमला हो गया, और ये जो इतनी बड़ी तनकीद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर आई है। अब फैसल वाडा के ताल्लुकात ISI के चंद अफसरान के साथ मैं जानता हूं अच्छी तरह, जिन अफसरान की फाइलें लेकर ये फिरता है उनके पीछे पीछे मैं उन्हें भी जानता हूं। तो ये फैसल वाडा बेचारा जो है, इसको लॉन्च किया जाता है हर मुश्किल वक्त में। अब ये तवज्जो भटकाने के लिए आया कि एजेंसियों में तनकीद हो रही है, मामला बदल दो। वो कभी कहता है जी 5000 सियासतदान मार दो, 500। फैसल वाडा को कोई बोले कि आप 50 सियासतदानों की लिस्ट लिख कर दे दो जिनको आप चाहते हो कि मारा जाए, या सबसे पहले किसको मारा जाए ये बता दो, पहले 5 सियासतदानों के नाम ले लो। ये आदमी 5 सियासतदानों के नाम नहीं ले सकता, इतनी जरूरत नहीं है, और 500 बंदे मारने की ये बात करता है। बहरहाल अब ये धमकियां लगा रहा है कि जनाब हम सियासतदानों को भी गाड़ देंगे और दहशतगर्दों को भी गाड़ देंगे, और जो बात करेगा ऑपरेशन के खिलाफ उसको भी गाड़ देंगे। ये अजीबोगरीब किस्म की बातें करता है, बहुत अजीबोगरीब किस्म की। बोर्ड ऑफ पीस का मामला भी है ना, ये जो बोर्ड ऑफ पीस का मामला है जहां पे शहबाज शरीफ जा रहा है वजीर आजम पाकिस्तान,
ये मामला भी बड़ा सीरियस है। देखिए, इसके ऊपर एक गैलप पीके का जो सर्वे एक दिया गया, ये कोई इंटरनेशनल वो वाला गैलप नहीं है, लेकिन जो सर्वे दिया गया उस सर्वे के मुताबिक कोशिश की गई कि पाकिस्तानियों को यह बताया जाए जनाब पाकिस्तानी तो बहुत बड़ी तादाद में साथ खड़े हैं गजा में फौज भेजने के मामले पे। तो फिर मैंने एक सर्वे खुद भी करवाया और वो सर्वे अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और ये सर्वे आप गौर कीजिएगा कि किस नौयत का सर्वे है। ओपन सर्वे, ये पड़ा हुआ अभी भी सोशल मीडिया पे। मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो मैंने सर्वे करवाया और एक मैंने करवाया ट्विटर के ऊपर, YouTube वाला मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब तक हमें 27,000 पैगामात मौसूल हो चुके हैं। मैंने उसमें 2 ऑप्शन दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि गजा में पाकिस्तानी फौज जानी चाहिए तो हां, यस, इन दोनों में से कोई एक चीज लिख दें। और अगर आप चाहते हैं कि गजा में पाकिस्तानी फौज नहीं जानी चाहिए तो नहीं, नो या ना, कोई भी इसमें से लफ्ज लिख दें। हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से चेक कर लेंगे। जनाब, हमने जब इसका मवाजना किया तो उस वक्त तक हमारे पास, जब मैंने अपनी टीम को ये डाटा दिया तो 22-23 हजार हो गए थे। अब 22-23 हजार हमारे पास इतना बड़ा सैंपल है, ये बहुत बड़ा सैंपल है। कोई सर्वे करने वाली कंपनियां इतने बड़े सैंपल इस्तेमाल नहीं करती। तो जनाब ये 22-23 हजार के करीब ये जवाबात थे। इनको जब हमने इकट्ठा किया और इनको रखा सिस्टम के अंदर तो 97%, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जवाबात के अंदर हां या ना का लफ्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने और चीजें जो है वो उसमें बोल दी कुछ, यानी बड़ी लंबी लंबी लोग बातें लिख देते हैं। कई लोग तारीफें कर देते हैं वीलॉग की, कई कुछ और कर देते हैं। तो उनको अगर आप निकाल दें तो यहां पे 97% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नो, ना, कि पाकिस्तानी फौज को गजा में नहीं जाना चाहिए। 97%, 17,712 मरतबा लोगों ने नो बोला है, नहीं बोला है, ना बोला है, जबकि यस और हां 530 लोगों ने बोला है। ये इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। अब नाजरीन, इसके अलावा कुछ डुप्लीकेट है, कुछ लोगों के मैसेजेस रिपीट हो जाते हैं बार बार, वो हमने निकाल दिए। कुछ लोग जो है वो कोई और बातें कर रहे थे, वो हमने निकाल दी। लेकिन जो परसेंटेज आई है वो ये आई है। अब मेरा चैलेंज है कि ये डाटा मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है और ये पब्लिक डाटा है। जो सर्वे कंपनी चाहती है उठाए इस डाटा को और इस डाटा को चेक कर ले और ये परसेंटेज निकाल के मुझे दिखा दे। अगर 97% से कम हो तो फिर बात कीजिएगा। ये भी हमने बहुत मुहतात बताया, 97% से भी ज्यादा है, हमने आपको कम बताया, लेकिन 97% क्लियरली खड़े हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज को गजा में नहीं जाना चाहिए। ये है सर्वे। अब जरा जो गैलप पीके वालों ने सर्वे किया, अपना हमारे सैंपल तो हमारे साथ शेयर करें जरा। मेरा सैंपल तो ये पड़ा हुआ सामने, सोशल मीडिया पे आप जाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा लोग क्या कह रहे हैं। ये सैंपल आपके सामने पड़ा हुआ है, ट्विटर के ऊपर जो सैंपल है वो भी वहां पे पड़ा हुआ है, उठाकर देख ले आप। लेकिन गैलप पीके वाले अपना सैंपल हमारे साथ शेयर करें, हमें दिखाएं, ताकि हम कंफर्मेशन लें उन लोगों से, हम पता करें कि क्या वाकई वो लोग चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज गजा में जानी चाहिए। ये इन्होंने एक फ्रॉड सर्वे किया है और फ्रॉड तरीके से इसको छपवाया है और ये अब जाकर बैठने लगे हैं वजीर आजम नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसमें मैं एक चीज आपके सामने रख देता हूं कि आमिर मतीन साहब ने भी कह दिया है, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग होती है उसके अंदर तो चले सारी दुनिया के मुमालिक आ जाते हैं ना, उसमें फलस्तीन का नुमाइंदा भी आ जाता है। लेकिन यहां पे जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये क्योंकि फलस्तीनियों के कत्लेआम के बारे में मामला हुआ उसके बाद ये बोर्ड ऑफ पीस बना है। इसमें अगर नेतन्याहू के साथ बैठेंगे तो बिलवास्ता तौर पे ये इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला है। यानी आप नेतन्याहू को उसके जंगी जराइम के ऊपर इस्तिस्ना दे रहे हैं। सिंपल बात ये है, ये दावा मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। अब पता नहीं दुनिया में और मुमालिक जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ने हामी भरी है कि हम आ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी खुश रखना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का बेहतरीन दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से, इसराइल से अपनी यारी निभा के दिखाई है। कत्लेआम से कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत सारी चीजों में डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि हमास को खत्म करना है, तो वो उस फैसले के ऊपर अटल होकर खड़ा है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी पोजीशन ले गया, लेकिन पाकिस्तान क्या अपनी पोजीशन पे बरकरार रहा, ये सवालात है। लेकिन चले आगे आने वाले दिनों में ये चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। नाजरीन, एक जो सनतकारों को फायदा देने के लिए 2 काम किए गए पाकिस्तान में। नंबर 1 तो फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए पाकिस्तान के तमाम घरेलू सार्फिन के ऊपर कि जनाब आप ज्यादा बिजली का बिल देंगे ताकि हम सनतकारों को, सेठों को फायदा दें। नंबर 2, थोड़ा सा फायदा सेठों को दे रहे हैं और ज्यादा चूना पाकिस्तानियों को लगा रहे हैं। नंबर 2, ये जो नेट मीटरिंग वाला मामला था ना, इसको नेट बिलिंग में तब्दील कर दिया। ये क्या है? ये इन्होंने बड़ी बारीक वारदात डाली है। थोड़ी सी मैं आपको सिंप्लीफाई करके ये बता देता हूं कि आपको
اگر آپ نے وہ نیٹ میٹرنگ کا انہوں نے ایک دیا تھا سلسلہ کہ آپ اپنے گھر میں سولر لگا دیں، اس وقت بڑے بڑے لوگوں نے اور ان کے بچوں نے سولر پرچیز کر لیا تھا دنیا سے، اور پاکستانیوں کو لالچ دی گئی کہ سولر اپنی اپنی چھتوں پہ لگا لیں۔ پاکستانیوں نے اپنی اپنی چھتوں پہ سولر لگا لیے پیسے جمع کر کے، کمیٹیاں ڈال کے۔ وہ جو سولر تھا اس سے جو بجلی بنتی تھی وہ سرکار کو چلی جاتی تھی میٹر کے ذریعے سے، لگ بھگ کوئی 5,000 5,500 میگا واٹ تک بجلی جاتی رہی ہے سرکار کو لوگوں کے گھروں سے۔ وہی بجلی جب لوگوں کو واپس ملتی تھی تو وہ برابر ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 500 یونٹ استعمال کیے ہیں ایک مہینے میں اور آپ نے 400 یونٹ بیچے ہیں حکومت کو،